एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अपने राष्ट्रीय सचिव नदीम खान के साथ अनावश्यक उत्पीड़न और गिरफ्तारी के प्रयास की कड़ी निंदा करते हुए साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा बिना पूर्व सूचना या उचित प्रक्रिया के एपीसीआर कार्यालय पर छापा मारने के प्रयास की भी आलोचना की है। 29 नवंबर की रात दिल्ली पुलिस ने दिल्ली स्थित एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के कार्यालय पर बिना अनुमति के छापा मारा और 30 नवंबर को शाहीन बाग पुलिस स्टेशन की पुलिस को बिना किसी वारंट या नोटिस के बेंगलुरु में नदीम खान को उनके भाई के घर से गिरफ्तार करने आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एपीसीआर दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं कि वे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। एपीसीआर भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग खड़ी है। नदीम खान साहब के साथ जिस तरीके से गैरकानूनी बर्ताव किया गया वो कारण है, लेकिन ज़्यादा बड़ी उस पर जो अब सबूकतयारी की तरफ हमारा प्रशासन और पुलिस तंत्र चला जा रहा है और जो डंडाशाही लोकशाही को रिप्लेस कर रही है, उसके खिलाफ सिटीजन्स की आवाज़ उठाने के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो नागरिक संविधान और इस मुल्क के न्याय गारंटी के साथ खड़े हैं, उनकी ये अन्यायी रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी ये किया गया। गवर्नमेंट को कम्युनल होने के लिए क्या क्या कारण समझ में आए कि हमको कम्युनल होना पड़ेगा? क्योंकि इस सरकार ने कम्युनल होकर उसका जो नफा उनको राजनीति और सत्ता हटाने के लिए मिलता है वो देखा है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनल पोलराइजेशन को अपना कर्तव्य समझने लगे। गवर्नमेंट सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को लेकर टारगेट कर रही है और उनके संस्थानों पर सब कहीं ना कहीं बुलडोजर कभी कोई जांच लगा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भले सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ का प्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन उसमें से वो सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक सिग्नल भेज रही है कि आप ही लाइन में रहिए वरना आपका नंबर भी आएगा। जैसा कि आपने कहा था कि ईवीएम का मुद्दा लेके, तो ईवीएम तो विपक्ष यानी कांग्रेस लेकर आई थी, तो कांग्रेस बोलने में नाकामयाब रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कौन लाया था, क्या हुआ था, कौन उसका फर्क तो नहीं है, कौन उसका गैर कानूनी उपयोग कर रहा है, कौन उससे हमारी लोकतंत्र करप्ट कर रहा है, उसका ज़्यादा मायने रखता है। और जब जब हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ी धांधली की गई है, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आरएसएस को भी 100 साल हो गए, उससे पहले भी कई मुस्लिम संगठन बने हैं हिंदुस्तान में, जमीयत उलेमा हिंद भी बनी है, कुछ और भी बने हैं, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस आज कामयाब हुआ है, जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें हैं वो क्यों कामयाब नहीं हुई? मुसलमानों की परेशानी तो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं सीधा सा सवाल करूँ, देखिए, क्यों कोई कामयाब नहीं हुआ, क्यों कोई कामयाब हुआ है, वो बात में बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। आरएसएस आज हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके खिलाफ लड़ना, हम जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में सुरक्षित जो सारी अधिकार है उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेट, एक दुश्मन है, और वो आरएसएस है, और उस आरएसएस के खिलाफ लड़ना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों मुस्लिम संगठन कामयाब नहीं हुए, क्यों हिंदू का संगठन कामयाब हुए, वो जो एकेडमिक्स होते हैं वो रिसर्च करके उसका पेपर नहीं, संगठन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल हिंदू मुस्लिम का सवाल ये है कि एक संगठन कितना कामयाब हो जाता है। आज वो अभी आपने यहाँ पे ईवीएम का भी जिक्र हुआ, अदालतों का भी जिक्र हुआ, मीडिया का भी जिक्र हुआ, वो हर जगह पर काबिज है, हर जगह पर उनके लोग हैं, ये क्योंकि उनके पास पैसा है, आज उनके पास बेशुमार दौलत है। कल आज़ाद मैदान पे जो आपने देखा, बम्बई की कितनी
दौलत वाले वहाँ बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन सब का पैसा हमारी चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करने में इस्तेमाल होता है। तो पैसा है, मसल पावर है, इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी आस्था है, और हमेशा इतिहास में ये साबित हुआ है कि कितनी भी आस्था कमजोर क्यों न लगे, आखिर में वही हावी है। सेकुलरिज्म के लिए सबसे कठिन वक्त है, सबसे मुश्किल वक्त, सबसे मुश्किल वक्त हो, फिर भी वो वक्त उसी का होता है। सर, ये सिर्फ अपने देश में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। सांप्रदायिक ताकतें और इस तरह का एक संकुचित राष्ट्रवाद की बात जिस देश में उठ रही है, उसका साथ दे रहा है कॉर्पोरेट पूंजी का। तो ये कॉर्पोरेट पूंजी और इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें, उनका गठबंधन पूरी दुनिया पे अब राज कर रहा है। तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया को जो बाजार बनाना चाहती है ये ताकतें, और हमको बाजार की सिर्फ कठपुतलियां बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ उनको लड़ना। अच्छा, तो ये बड़ा जाल है, ये समझना होगा। सर, मेरा आपसे सवाल है, विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरह महाराष्ट्र में ईवीएम का घोटाला किया गया है, तो आप लोग किस तरह की प्रतिक्रिया से आगे बढ़ोगे और इस चीज़ को समाज के सामने लाओगे? क्योंकि हर चीज़ का एक पुरावा होता है और अपने पास वो पुरावे नहीं है, तो आप किस तरह के पुरावे हमें दोगे ताकि हम न्यूज़ चला सकें? नहीं, एक बात तो ये है कि सिर्फ ईवीएम की हेराफेरी की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस उसमें, बहुत सारी गड़बड़ियाँ उन्होंने की है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी प्रक्रिया नहीं, तो उन सबके खिलाफ लड़ना होगा। सिर्फ हम ईवीएम को फोकस करके लड़ेंगे तो वो एक ही सीमित दायरे की लड़ाई होगी। हमको लड़ाई इस बात पर करनी चाहिए कि हमारा देश जनतांत्रिक है। यहाँ पे आम जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, उसको सबसे ज़्यादा अधिकार है, और उसको फंसा कर उसके साथ हेरा फेरी करके आप चुनाव जीतते हो, ये जनतंत्र के खिलाफ है। तो इन सबके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग गांव के लोग भी अपने अपने तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सर, मैम, आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह इस चीज़ को रोका जाएगा? हम अलग अलग जो ये प्रक्रियाएं चल रही है, उन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। क्या जनतंत्र बचाने के लिए लोग ईवीएम हटाना जरूरी है? हम लोग सबको इकट्ठा करके जो सारी शक्तियाँ नागरिक सोसाइटी के एक्टिविस्ट लोग अभी बात उठा रहे हैं, जिनको ये चिंता है कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला होगा, उनको सबको साथ लाएंगे और फिर एक यूनाइटेड स्ट्रैटेजी बनाएंगे और लड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ मोर्चा ले गए, कल ईवीएम पे लिया, कल परसों कहीं और लिया। इसके लिए एक संघर्ष करना होगा। जब संघर्ष करना होता है तो पहले रणनीति बनानी होगी, वो रणनीति हम बैठ के बनाएंगे। सर, मेरा दूसरा नेशनल लेवल की एक संस्था है जिसके सेक्रेटरी नदीम खान, जो नेशनल सेक्रेटरी है, इनको 29 और 30 तारीख नवंबर को पुलिस ने जो उनके घर पे, उनके ऑफिस पे, और फिर बाद में वो वहाँ नहीं मिले तो बेंगलोर में जाके जिस तरह से बगैर किसी पेपर के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस के अरेस्ट करने की कोशिश की और असंवैधानिक जो कार्रवाई वो करने को गए, उसका निषेध करते हुए कि पुलिस यंत्रणा वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमल बजाने के लिए उसको नियुक्त किया गया है, और ऐसी संस्था अगर असंवैधानिक पद्धति से कार्रवाई करेंगी तो जाहिर है कि इस देश में और इस राज्य में किस तरह से अराजकता फैलेंगी और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होगा। तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए रखी गई कि इस तरह से कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संगठन से हो, अगर वो संवैधानिक पद्धति से ये देश में काम कर रहा है, अगर वो मजलूमों के साथ, जो न्याय से पीड़ित लोगों के साथ उनको न्याय मिलाने के लिए काम कर रहा है, वो बुलडोज़र कल्चर को रोक लगाने का काम कर रहा है, जो कम्युनल चीज़ों पर रोक लगाने के लिए संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, तो ऐसी संस्था का या और कोई भी अगर संस्था ना हो, तो अकेला आदमी भी कोई इस तरह के काम कर रहा है तो हम उसका साथ देंगे। उसकी जो भी असंवैधानिक तरीके से उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा उसको हम कंडेम करेंगे और उसको न्याय मिलाने के लिए उसके साथ हम हमेशा साथ में रहेंगे।